मेरठ के सौरभ हत्याकांड की जांच जारी है। जांच में पता चला कि पति सौरभ को मारने के लिए मुस्कान ने 1 मार्च को शहर के खैर नगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर एक इंजेक्शन खरीदा था और कहा था कि उसे यह दवा अपने बुजुर्ग पिता के लिए चाहिए। इसी इंजेक्शन को लगाकर मुस्कान ने अपने पति सौरभ को बेहोश किया था। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब इस मामले में ड्रग्स विभाग की टीम भी हरकत में आई है। 23 मार्च को टीम ने खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। टीम ने मेडिकल स्टोर का 1 साल का सेल्स और परचेज का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया है और अग्रिम आदेश तक दवाइयां बिक्री पर रोक भी लगा दी है। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी से पूछताछ भी की। ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा ने इस पर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। लड़के का मर्डर हुआ जी। उसके बाद मुस्कान जो है इसी दुकान से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाती है। अच्छा सर, कब यहाँ से आपको पता चला दवाई लेकर गई और किस चीज़ की दवाई लेकर? देखिए, मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूँगा कि हाँ वो दवाइयाँ ज़रूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हमने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेके गई जी। तो सर, ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं ये किस किस चीज़ में? देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है। एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलैम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है। ये तो डिप्रेशन की भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाती थी? हाँ। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो डिप्रेशन की दवाई है, क्या इसको हम क्या ड्रग एडिक्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या गलत तरीके से भी? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है। ठीक है ना। यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टैबलेट फॉर्म में है, एक इंजेक्शन फॉर्म में है। और ये जो आप बता रहे हैं ये वाला क्या इंजेक्शन फॉर्म है? जी, एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो इंजेक्शन फॉर्म है। अगर इसका सर एक चीज़ और बताइए, पार्ट में चीज़ कि अगर इसको ज़्यादा डोज लेते हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है बॉडी में? क्या रिलैक्स होती है या फिर नशा सा? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने कभी यूज़ किया है, ना मैंने किसी को देखा है इस तरीके से। पर जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी। तो लास्ट 1 तारीख को लेके गई है? जी जी। तो कितने इंजेक्शन सर यहाँ से लेके गई है? 1 इंजेक्शन गया है। 1 इंजेक्शन? हाँ, टोटल 300 रुपये की दवाई वो यहाँ से परचेज करते हैं। 1 तारीख को? 1 तारीख से पहले भी क्या इस तरह का ये? नहीं, यहाँ से नहीं है उसका। 1 तारीख से पहले यहाँ का नहीं है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है, एक बिल है इनके यहाँ पे उसका, जो 1 तारीख को वो लेके गई है। 300 रुपये की दवाइयाँ यहाँ से परचेज की। इसको क्या सर अब आप आगे पुलिस को? नहीं, देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। ठीक है ना, पुलिस अपनी जांच कर रही है। हम भी जांच कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। हम भी जांच कर रहे हैं कि भाई जो दवाइयाँ हैं या जो हमारे नॉर्म्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो रिपोर्ट है हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरठ डिवीज़न को सबमिट कर देंगे कल। ठीक है। और बाकी जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। ड्रग्स विभाग की टीम से पहले पुलिस भी इस दुकान पर पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। पुलिस की पूछताछ के दौरान मुस्कान ने पुलिस को बताया कि उसने सौरभ की हत्या से पहले जो उसको दवाई दी थी वो दवाई उसने मेरठ के खैर बाजार की उषा मेडिकल शॉप से ली थी और पुलिस मुस्कान को लेकर इस दुकान पर आई थी और जो दुकान के मालिक हैं इनसे पूछताछ की थी। दुकान के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। अमित जी, पुलिस मुस्कान को लेकर यहाँ कब पहुंची थी और क्या आपसे पूछताछ की थी? बस वो लेके आई थी, उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ से दवाई ले गई थी लड़की, ये आपका नाम ले रही है। तब मैं कहा ले गई होंगी कि डेली बेस में बता नहीं कितना चेहरा आता सामने, नहीं ध्यान रहता भैया। तो आपने पहचाना मुस्कान को कि आपकी दुकान पे कभी आई थी, वो किसके साथ आई थी कभी? नहीं, पुलिस वालों ने कहा कि आपकी दुकान से ले गई है। नहीं, ले गई होंगी। तो डेली बेस में इतने लोग चढ़ते हैं, इतने लोग उतरते हैं, क्योंकि नहीं ध्यान रहता किसी का चेहरा, पर्टिकुलर फेस ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है भैया। तो आपको जब तस्वीरें चल रही थी अखबारों में या टीवी चैनल्स पे तो आपको पहचान में आया कि ये कभी मेरे ग्राहक थी और मेरी दुकान पे आई थी? नहीं, पहली बार मेरी दुकान पे वो लेके आए थे तो मुझे ध्यान भी नहीं ऐसा।
तो ध्यान है वो किसके साथ आई थी? कोई बुजुर्ग थे उनके साथ आई थी। कुछ बताया था कि उनके पिता हैं या क्या है? नहीं अब हमारा भैया काम है सिर्फ दवाई देना, दवाई बेचना। हम कितनी डिटेल में नहीं जाते किसी के पास। तो तस्वीरों जब चली उनके घर वालों के, मुस्कान के घर वालों के जब बयान आए, तब देखा कि वो पिता अलग है, वो शख्स अलग थे जो थे। हाँ, वो जब ध्यान दिया कि इसके पिताजी तो ये हैं और उसको जो लेके आई थी वो और ओल्ड थे, इससे भी ओल्ड। सबसे अहम बात है कि दवाई कौन सी ली थी उन्होंने? क्या आयुर्वेदिक थी, एलोपैथिक थी, कौन सी दवाई थी? क्या प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई थी या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आई थी? प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर का था, और वो जो लेके आई थी फोन पे लाई थी और वो उसी में दिया गया था। कौन सी दवाई थी? आयुर्वेदिक दवाई थी। आयुर्वेदिक दवाई का ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है जिससे इंसान बेहोश हो जाए, अपना होश खो दे? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई या आपको बॉडी में नुकसान नहीं करेगी तो फायदा भी नहीं करने की। कि उसकी अगर ओवरडोज भी हो गई तो भी कोई नुकसान नहीं होता उसका। और एक्सपायरी से भी नहीं। ये आपको कंफर्म याद है कि वो आयुर्वेदिक दवाई लेके गई थी? जी हाँ, वही ये ध्यान था कि आयुर्वेदिक दवाई ले गई। तो पुलिस ने पूछताछ में बताया कि मुस्कान ने हमें बताया उसने ये दवाई ली थी पर्टिकुलर, तो आपको याद है कि हाँ ये दवाई ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई नाम नहीं दे दवाई का? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सा नाम था दवाई का? आप कह रहे हैं आयुर्वेदिक थी। भाई आयुर्वेदिक में दवाई हिमालय की थी, कंपनी की, और वही थी मेरे को जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, याद रखना भी मुश्किल है। कितना टाइम हो गया होगा उनको आज दुकान पे आए हुए? भैया ऐसे भी ध्यान नहीं है कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमारा तो डेली बेस का काम है, रोज दवाई देनी है, रोज नहीं हमारा। वहीं सौरभ के पड़ोसी अब मुस्कान के परिवार वालों पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर इस हत्याकांड के बारे में मुस्कान के माता पिता भी जानते होंगे। अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में, और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज के डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना? नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ है उसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज में कहने का ये कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पे सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी एक उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है, उसके हिसाब से कि उसकी मदर का फोन आया है और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20, 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या बैकग्राउंड था, क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। पर मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब मीडिया वालों से, इस चीज को बाहर निकालो। देखो मैं इतना उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं जब उसकी शादी हुई तो पर हमने ये देखा है, हाँ वो जैसे ऊपर खड़ी हुई है, इन्होंने ऊपर कमरा पोर्शन दे दिया था, ऊपर खड़े होकर आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। तो मतलब फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई ऐसे माहौल में हमारा तो, हम तो पूरे मोहल्ले में इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारा रहना बेकार हो जाएगा, हमें तो यहाँ रहना। भैया तुम्हें अगर नहीं बन रही हमारे साथ तो तुम अपना कहीं अलग रह लो,